बिजनेस साइकिल। पांच नंबर का अपना ये चैप्टर है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं एक बार कहानी हम लोग। बेटा एक वो बताओ, अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो भाई जो हम लोग ट्रेड की बात, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस हो गया। और साइकिल का मतलब होता है चक्र, कि भाई राउंड एंड राउंड ये लगातार क्या होगा, चलता चला जाएगा। भाई आप कभी बिजनेस इसलिए थोड़ी ना करते हो कि चलो इस साल करके बंद कर दिया जाएगा, नहीं। भाई आप लोग वहां पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करते हो, लगातार चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो जब बिजनेस लगातार चलता चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव की बात आती है, कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव की बात आती है। तो ये जो उतार चढ़ाव की बात आती है, इसी को हम लोग कहते हैं फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। और ये जो सर्कल चलता रहता है, इसी को कहा जाता है बिजनेस साइकिल। कि जो भी बिजनेस के रिलेटेड जो भी चेंजेज होंगे, कभी अप कभी डाउन, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं ना हम लोग कि भाई मार्केट में क्या होती है, हमेशा ये बदलाव लगा रहता है। तो ये जो फेजेज हैं, ये जो सर्कल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस साइकिल के नाम से जानते हैं। मतलब जो भी हमारे पास फ्लक्चुएशंस होंगे, भाई जो हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस हैं, उसी फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो लिखिएगा बेटा यहां पर, फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी that an economy experiences over a period of time, that is periods of prosperity alternating with periods of economic downturns are called business cycle और ट्रेड साइकिल। कि जो भी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बदलाव होगा, चेंजेज होगा, भाई चाहे हम अप की बात करें या डाउन की बात करें, किसी भी तरीके का जो भी बदलाव होगा, वही बदलाव हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, बताओ, बिजनेस साइकिल के नाम से। तो मतलब हमने क्या बोला, उतार और चढ़ाव दोनों की बात, मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन दोनों की बातें होंगी। भाई विस्तार को बढ़ने को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं ना हम, और घटने को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्ट्रेक्शन। तो भाई जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास उतार और चढ़ाव होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। तो लिखिएगा, बिजनेस साइकिल refers to alternate expansion and contraction of overall business activity। कहां पर 207, हाँ? बेटा 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, एक बार रूम नंबर 207 से पार्ट टाइम जॉब।
तो क्या लिखा कि बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये हमारा किसको कहलाएगा बेटा कि हम कभी भी बात करेंगे बिजनेस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यही तो एक तरीके का फ्लक्चुएशंस है, यही हमारा क्या है बेटा, एक तरीके का फ्लक्चुएशंस है। तो जब हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो यहां पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसके बेसिस पर ही सारा का सारा कंसेप्ट हमारा यहां पर टिका हुआ है। तो अगर हम फेज ऑफ बिजनेस साइकिल की बात करें तो फेजेज लिखवाने से पहले मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ को देखना है। अगर ग्राफ समझ आ गया तो टॉपिक खत्म है, ठीक है। चलिए जरा करके एक बार देखते हैं कि क्या कहानी यहां पर बनती है हमारी। ये हमने बेटा एक ले लिया नॉर्मल ट्रेंड। नॉर्मल ट्रेंड का मतलब है कि अगर एक बताओ बिजनेस अगर चलेगा तो एक अनुमानित होगा, ये नहीं कि भाई हर साल 10% का इंक्रीज हो। तो इसको हम लोग कह देते हैं बेटा नॉर्मल ट्रेंड। क्या बोल देते हैं कि नॉर्मल ट्रेंड, कि आज जहां है अगले साल उससे 10% ज्यादा, अगले साल फिर 10% ज्यादा, अगले साल फिर 10% ज्यादा, इस तरीके मकान मालिक के रेंट की तरह। तो ये हमारा क्या होगा बेटा नॉर्मल ट्रेंड। ये किसके अंतर्गत आएगा हमारा नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन जो एक्चुअल फ्लक्चुएशंस होता है वो इसके विपरीत हो जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, बहुत इस तरीके की बातें आएंगी, है कि नहीं। जैसे आजकल देख रहे हो ना कि शेयर मार्केट की क्या हालत है, रोज एक नई शुरुआत होती है कि आज दिन अच्छा जाएगा, शाम होते होते कहता है ये आपका गलत सोच था, बिजनेस डाउनफॉल, है कि नहीं। कल गुस्से में आकर के 50% बेच दिया, जाओ रखना ही नहीं, इरिटेशन रख के क्या फायदा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएशंस क्या होगा, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये एक इस तरीके का कर्व के बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग यहां पर बना देते हैं, कर्व की तरह हमने इस तरीके से बना दिया। अब ये जो कर्व बना है ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर नीचे जाने के बाद कहीं ना कहीं फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है। तो ये हमारा एक तरीके का क्या हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है, मतलब कभी बढ़ना कभी कम होना। तो देखो बेटा अभी लिखना मत, पहले आराम से समझ लेना, उसके बाद बात करेंगे आगे की। ये देख रहे हो यहां पर यहां से लेकर के यहां तक बढ़ता चला जा रहा है। तो जहां पर बढ़ने वाली प्रक्रिया होती है ना उसको कहते हैं हम लोग बेटा एक्सपेंशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपेंशन। जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमम यहीं पे आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा पीक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पीक। पीक का मतलब होता है हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द साइकिल, हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द साइकिल, क्योंकि ये चक्र तो अलग अलग रहेगा ना, तो उस चक्र का वो हाईएस्ट पॉइंट है, उस चक्र का क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट। फिर उसके बाद देखिएगा ये क्या हो रहा है, यहां से कम होना शुरू हो गया ना बेटा, कम होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी यहां पर से यहां तक चला गया है। तो देखो ये जो ब्लैक और रेड वाला है ये कम होने की प्रक्रिया को दिखाता है ना, तो इसको हम लोग कह देते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन। क्या कह देते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, अभी डिटेल्स में इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लैक और रेड वाला है ये कौन सा पोर्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो सबसे मिनिमम पॉइंट है, ये नहीं है, तो इसको कहते हैं बेटा डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिप्रेशन या थ्रो का सिचुएशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। जिसको कहते हैं ना टफ सिचुएशन है हमारी लाइफ का, तो बिजनेस के लिए भी ये क्या है हमारा टफ सिचुएशन है, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई इससे बेकार स्थिति कुछ नहीं हो सकता है, तो डिप्रेशन नाम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं यहां से ये फिर से बढ़ना शुरू होता है, ये नहीं शुरू होता है। तो अब देखो अगर तुमने जो अपना नॉर्मल ट्रेंड सेट किया था वहां तक पहुंचेगा ना, तो इसको आगे चल के हम लोग अभी तो नाम एक्सपेंशन दे देंगे, लेकिन ये एक्सपेंशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, तो जरा इसके लिए एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। भाई तुमने बिजनेस में 100 रुपए लगाए, तुमने बिजनेस में क्या लगाए, अगले साल का उम्मीद है कि ये हमारा 110 हो जाएगा।
अगले साल का उम्मीद है कि 121 हो जाएगा। इस तरीके से तुमने अपना एक ट्रेंड सेट कर लिया था। अगर 100 से ये बढ़ करके 120 चला जा रहा है, एक्सपेंशन है या नहीं है? क्या है ये हमारा? 120 पर पहुंच गया तो ये हमारा क्या हो गया? पीक हो गया। फिर 120 से घटते हुए कहां तक पहुंच गया बेटा? 110 तक। भाई जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड था उससे अभी भी तो ऊपर ही है ना। तो फिर ये जो यहां से यहां तक गिरेगा इसको कह देंगे बेटा कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या नाम दे देंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर ये 110 से घटते हुए पहुंच जाए 90 पे, तो बेटा देखो 110 हमारा नॉर्मल ट्रेंड था और इससे भी अब वैल्यू कम हो रही है, तो इसको नाम दे दिया जाता है बेटा रिसेशन। इसको क्या नाम दे देते बेटा? रिसेशन। और ये जो 90 वाली वैल्यू पे पहुंचे हैं इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? डिप्रेशन। लेकिन 90 से लेकर के फिर 121 तक पहुंचेगा ही नहीं, तो हमारा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, जो नुकसान हुआ है उसका क्या हो रहा है? रिकवरी हो रही है, नहीं हो रहा। तो इसको कह देते बेटा रिकवरी। तो एक्सपेंशन में दो बातें होती है, एक्सपेंशन एंड रिकवरी। कॉन्ट्रैक्शन में दो बातें होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन। और एक हो गया पीक और एक हो गया हमारा डिप्रेशन। तो टोटल यहां पर 4 फेज होते हैं जिसके अंतर्गत 6 बातें करनी होती है। भाई आपके बुक में 4 ही दे रखा है तो हम तो 4 ही बताएंगे ना। वैसे तो हम तो इसको 6 फेज में लिखते हैं कि भाई एक्सपेंशन भी हो रहा है, पीक भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, रिकवरी हो रहा है। 6 फेज हैं। लेकिन चूंकि इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। तो वही 4 की बातें करेंगे। तो देख रहे हैं बेटा, यहां से शुरू हुआ, यहां पर आकर के एक हमारा बिजनेस साइकिल खत्म, फिर अब यहां पे नया बिजनेस साइकिल स्टार्ट, नई दौर। ये हमेशा अलग अलग। अब यहां पर 120 ही पीक हो गया, आगे हो सकता है 180 पे पीक हो, या अगली बार 130 पर ही पीक हो सकता है। हर बिजनेस साइकिल की वैल्यू क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि एक नियमित अंतराल पे होगा कि 1 साल 1.5 साल के बाद ही ये स्थिति होगी, नहीं। कभी हो सकता है 10 दिन में ही ऐसी स्थिति आ जाए, कभी 10 साल के बाद वैसी स्थिति आ जाए। तो बिजनेस साइकिल का टाइम भी ऐसी कोई स्पेसिफाइड नहीं है, वो भी हमेशा क्या हो सकता है? बदल सकता है। तो ये ग्राफ बना लो और फिर इसके नीचे कहानी हम लोग लिखते हैं। नहीं, अलग अलग होगा ना, अभी तो पता है वेरी करता है, ये चेंजेबल। कभी 1 साल का भी हो सकता है, कभी 5 साल के बाद भी वो बदला हो सकता है। एक बता, बिजनेस हमने बढ़ाया, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ कहां? अचानक से 10 साल के बाद फिर गिरने लग गया, तब ना बिजनेस साइकिल ऑपरेट हो गया। ओके। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन कोई भी फिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग ड्यूरेशन का हो सकता है। ओके। हो गया। हो गया। लिखिएगा, देयर आर 4 different phase of the business cycle. पहला एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन कह दो या बूम कह दो। बूम का भी मतलब क्या होता है? तेजी से बढ़ना।
या अपस्विंग कह दो। दूसरा है हमारा बेटा पीक, पीक कह दो या प्रोस्पेरिटी कह दो। तीसरा कॉन्ट्रैक्शन कह दो, डाउन स्विंग कह दो, रिसेशन कह दो। सब एक ही मतलब है कि नहीं? वो तो समझने में ना रिसेशन का मतलब अलग हुआ, मतलब तो एक ही है कि घटना। और चौथा होता है बेटा या डिप्रेशन। थ्रो या डिप्रेशन का सिचुएशन। तो कितने फेज हो जाएंगे बेटा हमारे पास? 4 तरीके का फेज होगा। कितने तरीके का होगा? 4 तरीके का। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और थ्रो का सिचुएशन आएगा। बेटा ये जो बिजनेस साइकिल होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, गुड ट्रेड साइकिल और बैड ट्रेड साइकिल। गुड ट्रेड साइकिल में क्या हुआ? फायदेमंद, अर्थात ये जो एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है ये किसके अंतर्गत आएगा? गुड ट्रेड साइकिल के अंतर्गत। और अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो लिखिएगा अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ, पहला गुड ट्रेड और दूसरा बैड ट्रेड। अगर गुड ट्रेड की बात करेंगे, अगर गुड ट्रेड की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा? राइजिंग प्राइसेज एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर बैड ट्रेड की बात करेंगे तो देखो यहां पर राइजिंग प्राइस था, अब क्या हो जाएगा बेटा? फॉलिंग प्राइसेज ना, फॉलिंग प्राइसेज एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए कि गुड ट्रेड है तो उसमें तो प्राइस कम होना चाहिए था ना। अरे ना बेटवा, जेब में जब माल होता है ना तो फिर दाम नहीं देखा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी हाई होती है नहीं होती? भाई आपकी जो रहन सहन है, क्या आपके माँ बाबू जी की रहन सहन उतनी अच्छी थी क्या? नहीं। उससे पहले चले जाए तो क्या उतनी अच्छी थी? आपके आगे वाले जनरेशन की क्या ऐसी स्थिति होगी? धीरे धीरे ये चेंज होता जाएगा ही नहीं होता जाएगा? बदलता जाएगा ना। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो ऑटोमेटिक लोगों के जेब में पैसा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा। और जब लोगों के जेब में पैसा ज्यादा से ज्यादा होगा तो प्राइस तो ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ेगा ही ना, है कि नहीं? आज इतनी सारी चीजें महंगी हो गई फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? अरे कहाँ है ज्यादा महंगा यार, अगर हम एफोर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब महंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑटोमेटिक पैसा होगा, और पैसा होगा तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी? हाई होगी या नहीं होगी? तो इसलिए यहां पर ऐसा बात बोला जाता है। ठीक है? मार्केट में जितना ज्यादा पैसा हो महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन आपके लिए उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? आसान लगेगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ ट्रेड साइकिल में कितने तरीके की पीरियड, तो 2 तरीके की, गुड ट्रेड और बैड ट्रेड। गुड ट्रेड में हमेशा प्राइस बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। और बैड ट्रेड में क्या होगा बेटा? प्राइस कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास 4 अलग अलग फेज हैं इसको देखना पड़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं बेटा एक्सपेंशन। सबसे पहला कौन सा है हमारा? एक्सपेंशन। जो भी एग्जाम्पल यहां पर लिखूंगा उसको एज इट इज याद रख लेना। ठीक है बेटा? कहता है इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सबके साथ इंक्रीज इन लगा हुआ है कि नेशनल आउटपुट का बढ़ जाना, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना, एग्रीगेट डिमांड,
कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट्स, राइजिंग स्टॉक प्राइसेज एंड बैंक क्रेडिट। क्या लिखा हमने? इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा काम चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब सबों को रोजगार मिल रहा है, तो मार्केट अच्छी चल रही है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा है तभी तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो मार्केट अच्छी चल रही है। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब मार्केट अच्छा चल रहा है। कंज्यूमर खर्चा ज्यादा कर रहा है, तो जेब में जब माल है तभी तो कमाल है, तो इसका मतलब लोगों की स्थिति क्या है? अच्छी है। सेल्स बढ़ रहा है, तो भाई जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सेल्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो स्टॉक प्राइसेज होते हैं वो क्या होता रहता है? लगातार बढ़ता चला जाता है। लोगों को क्रेडिट कार्ड देने में कोई बैंक हिचकिचाता है क्या? भाई सबों के पास पैसा है, हमें उम्मीद है कि चुका देगा। लेकिन अगर कोई फुटपाथ पे रहता है तो उसको जबरदस्ती जाके बैंक का क्रेडिट कार्ड देगा क्या? ले लो, नहीं चुका पाओगे, ऐसा नहीं ना। उसको मिलता है ना जो जिसकी इफिशियंसी होती है। तो ये सब सही किन चीजों को शो करेगी? ताकि यहां पर क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात हो रही है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? एक्सपेंशन के एग्जाम्पल है। फिर लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, दिस स्टेट्स continuous till there is full employment of resources and production is at its maximum possible level using the available productive रिसोर्सेज। कि भाई जो भी अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करके जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है वहां तक पहुंच जाना। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ, मतलब फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज की तरफ बढ़ जाना। तो ये लेवल कहां तक चलता जाएगा? जब तक ये 100% फुल यूटिलाइजेशन पे नहीं पहुंच जाए। जब 100% पे पहुंच जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? पीक पर। लेकिन जहां तक ये बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा बेटा? टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जब तक वो हाईएस्ट पे ना पहुंच जाए तब तक की जो दौर है वो क्या कहलाएगा बेटा? एक्सपेंशन। ग्राफ में वही चीजें समझाई थी ना, कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जब तक वो मैक्सिमम पे नहीं पहुंच गया। मैक्सिमम से जस्ट पहले वाली स्थिति तक क्या कहलाएगा बेटा? वो एक्सपेंशन कहलाएगा ना। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा पीक, लेकिन उससे पहले तक की जो स्थिति है जहां तक वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? एक्सपेंशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा वो हमारा? एक्सपेंशन। फिर लिखिएगा बेटा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट is almost zero and whatever unemployment is there is either frictional or structural. Prices and costs tend to rise faster. Good amounts of
नेट इन्वेस्टमेंट अकर्स। कि भाई देखो, ये बीच में नौकरी से निकाल देना, बीच में नौकरी का छूट जाना, ये सब स्थिति यहां पर लगभग शून्य होगी। तो फिर सर बेरोजगारी होगी कैसे? मेरा मन नहीं है करने का, अभी कुछ दिन में स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता हूं, कुछ दिन में नहीं पढ़ाना चाहता हूं, अपनी मर्जी के ना, या काम मिल रहा है लेकिन आत्मसम्मान पे आ जाता है कि हमारे लेवल का ये काम नहीं है। तो अब ऐसी अगर बेरोजगारी है तो उसको बेरोजगारी थोड़ी ना कहेंगे भाई। भाई आपको रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि हमारे लेवल का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं, मतलब इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है ना। एक क्या हो रहा है कि भाई सरकार रोजगार ही नहीं दे पा रही है, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, और एक में रोजगार है पर ना 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 ना, ये हमसे ना होगा भाई। तो वो आपकी मर्जी से नहीं, ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी एक्चुअल में तो है नहीं, ये किसकी मर्जी से है? आपके अपनी मर्जी। तो जहां पर नाम मात्र के लिए या किसी कारणवश के कारण अगर बेरोजगारी होती है तो वो इसके अंतर्गत आता है, और वो क्या होगा? लगभग नाम मात्र के लिए होगा। क्या होगा? कम ही होगा। अब अगर मान लीजिए सभी लोग रोजगार में लगे हुए हैं तो इनकम ज्यादा होगा, और इनकम अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा से ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो क्या लिखा हमने लास्ट में? गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट अकर्स। कि भाई नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा यहां पर? ज्यादा से ज्यादा होगा। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा हमारा यहां पर? ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर लिखिएगा बेटा इसमें, इंक्रीजिंग prosperity and people may enjoy high standard of living, high standard of living due to high level of consumer spending, business confidence, production factor incomes, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। क्या यही चीजें हमने ऊपर समझाई थी ना कि भाई वो जो कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर वगैरह लिखा था, यही बोला था ना कि भाई लोगों के पास पैसा बहुत है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? हाई होगा। वो एक्सपेंडिचर ज्यादा ज्यादा करेगा, सामने वाले का सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एंटरप्रेन्योर के द्वारा ही तो किया जाता है ना, ऑनर के द्वारा किया जाता है ना, बिजनेस ऑनर्स की बात करते हैं हम लोग। तो भाई जितना ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा वो क्या कर पाएगा? इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं से हर जगह पे हमें क्या दिख रहा है बेटा? बता, ग्रोथ की बात कर रहा है नहीं कर रहा है? तो जहां कहीं भी किसी भी कारणवश अगर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, बिजनेस ग्रोथ की बात आएगी, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? एक्सपेंशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा वो हमारा? एक्सपेंशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आसान शब्दों में मामला इतना ही है आपको दिमाग के लिए रखना, बिजनेस का बढ़ना। अब किस किस कारण से? भाई एक बात बताओ ना, तुम्हारे जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो तुम एक्सपेंडिचर कर लोगे ज्यादा से ज्यादा? क्या नहीं करोगे? जब जेब में पैसा होगा तब एक्सपेंडिचर कर लोगे ना। तो इस सब से क्या होता है? वैल्यू का क्या हो जाता है? बढ़ना हो जाता है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? एक्सपेंशन के अंतर्गत। तो पहला हमारा था कौन सा? एक्सपेंशन। तो यहां पर समझाने के लिए साइड में एक छोटू सा ग्राफ बना देते हैं कि मान लीजिए बेटा ये हमारा बिजनेस है, और बिजनेस का लगातार क्या होना? बढ़ना। तो ये किसको दिखाएगा? एक्सपेंशन को। आप लोगों को नहीं बनाना, ग्राफ तो एक साथ बना ही दिया था ना, तो फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि अपवार्ड अगर है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपेंशन होगा। अगर अपवार्ड है तो वो हमारा क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है बेटा पीक वाली। पीक कह दो या प्रोस्पेरिटी ना,
पीक जो है बता हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस साइकिल होगा या नहीं होगा? पीक जो है वो बिजनेस साइकिल का हाईएस्ट वैल्यू होगा ना, क्योंकि भाई जो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकेगा ना। भाई आप लोग बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो, आराम से उसका कान अमेटते रहते हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, एक ना एक जगह पे आने के बाद क्या होता है, पूरा एक्सीलेटर साफ, अब इससे ज्यादा बढ़ पाएगा क्या? तो ये क्या कहते हैं, ये हमारी टॉप स्पीड है। तो ये जो टॉप है ना, वही टॉप क्या कहलाएगा बेटा? तो बिजनेस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक ना एक जगह जाके वो क्या हो जाएगा, भाई जब हम अपने रिसोर्सेज का 100% इस्तेमाल कर लेंगे, तो अब क्या पड़ोसी का छीन के इस्तेमाल करेंगे? नहीं ना भाई, जो उस टाइम में अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका हाईएस्ट वैल्यू यूज हो रहा है। तो जब उसका हाईएस्ट वैल्यू यूज हो रहा है तो उससे ज्यादा अब इस्तेमाल उसका नहीं हो सकता, मतलब वहां पर जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो वो हमारा किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? पीक के नाम से जाना जाएगा या प्रोस्पेरिटी के नाम से जाना जाएगा। तो लिखिएगा बेटा, पीक refers to the top or the highest point of the business cycle, full stop, output prices also rise rapidly, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners. Actual demand stagnates. बेटा देखो, जिसका इनकम हर बार बढ़ता रहेगा उसके लिए तो मजे भरी जिंदगी है, लेकिन जिसका फिक्स्ड इनकम होगा उसके लिए थोड़ा सा तनाव भरा जिंदगी होगा, ये नहीं होगा? भाई सब चीजें बढ़ रही है, तुम्हारी सैलरी पहले भी 50,000 है, अब भी 50,000 है, अगले साल भी 50,000 रहेगा, तो तुम कहोगे ना यार बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूं, अब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल। बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिसका फिक्स्ड इनकम है उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत भरी जिंदगी होगी या नहीं होगी? तो जो हमारा एक्चुअल डिमांड होता है वो क्या हो जाता है, यहां पर स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब हम फुल एंड इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। तो जो हमारी डिमांड है वो अब क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? पीक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा ये? पीक। तीसरा क्या था बेटा हमारे पास? कॉन्ट्रैक्शन ना। और कॉन्ट्रैक्शन में जो हमने ऊपर लिखा था उसका वाइस एंड वर्सा, हमने वहां पर इंक्रीज लिखा था, सब में डिक्रीज लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा। भाई वहां पर हमने लिखा था कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अब क्या कहेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम होगा, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल आउटपुट क्या होगा, कम होगा। वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा, यहाँ बोले छोड़ छोड़ छोड़, अभी कोई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, कम कर इसको जरा। तो ये सब बातें होंगी या नहीं होंगी? तो वाइस एंड वर्सा है ना, तो लिख लें उसी को। तो लिखिएगा बेटा तीसरा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन है, डाउन स्विंग है या रिसेशन है, तीनों हमने एक ही नाम बता दिया। लिखिएगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन there is fall in the level of investment and employment.
supply for exceeds demand. Initially, this happens in few sectors and at a slow pace, but rapidly spreads to all sectors. भाई कोरोना आया तो शुरू में बोला कि 1 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, फिर अगले 14 दिन के लिए बंद कर दिया, 21 दिनों के लिए बंद कर दिया, ये नहीं कर दिया। पहले कुछ चीजों को बंद किया गया कि भाई स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो गया, धीरे धीरे प्रोडक्शन वगैरह भी बंद कर दिया गया, बाकी सारी चीजें बंद कर गई, सिर्फ जरूरत की सामग्री के लिए खुला रखा गया ही नहीं रखा गया। तो शुरुआत कुछ ही सेक्टर्स पे होगा, लेकिन इंपैक्ट क्या होगा बेटा? भाई चूंकि सभी चीजें एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है ना। भाई अभी आपने देखा होगा कि नीचे प्रॉब्लम हुई 207 नंबर रूम में, जो भी वॉइस वगैरह का प्रॉब्लम किस में हुआ? 207 में। मुझे जाना पड़ा ये नहीं, तो पहला प्रॉब्लम कहां ऑपरेट हुआ? 207 में। इंपैक्ट उसका कहां तक पहुंच गया? 301 तक पहुंचा ही नहीं पहुंचा। तो शुरुआत कुछ एक सेक्टर से होगी, रैपिडली इंपैक्ट किसके ऊपर होगा बेटा? अब मान लो इंटरनेट का कनेक्शन अभी सब जगह का बंद हो जाए, सब साफ, फेस टू फेस वाले मजे ले रहे होंगे, ऑनलाइन वाले साफ, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये इंपैक्ट होता ही नहीं होता। तो शुरुआत जो होती है ना रिसेशन की या कॉन्ट्रैक्शन की, ये कुछ एक सेक्टर पर अप्लाई होता है, लेकिन बहुत ही तेजी से क्या होगा बेटा? ये सभी जगह पे सभी सेक्टर्स में फैल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी सेक्टर्स बंद हो जाएंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, वो धीरे धीरे सभी सेक्टर्स के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं प्रोड्यूसर्स होल्ड्स बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट plans, cancellation and stoppage of orders for equipment and all types of inputs including labors। कि भाई अगर फ्यूचर के लिए कोई भी प्लान है, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। अगर कोई प्लान बना रखा है उसको क्या कर दिया जाए? कैंसिल कर दिया जाए। ओके, तो जो भी नई नई इक्विपमेंट वगैरह का ऑर्डर होगा उन सबको कैंसिल कर दिया जाएगा। यहां तक कि लेबर को भी बोल देगा भाई इतना अभी हमें जरूरत नहीं है, कुछ समय के लिए क्या हो जाओ, रुक जाओ, बस जब काम आएगा तब आराम से आपको बुलाया जाएगा। तो ये भी एक तरीके का क्या हो रहा है बेटा? हमारा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, उसी के कारण ये प्रभाव पड़ा है हमें। फिर कहता है बेटा डिक्रीज इन इनपुट डिमांड pulls into input prices down, incomes of wage and interest earners gradually decline, resulting in decreased demand for goods and सर्विसेज। कि भाई देखो जब इंक्रीज कर रहा था तो प्राइस भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था ना बेटा।
अब क्या होगा, वो भी घटेगा। लोगों की वेजेज वगैरह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी क्या कर जाएगा बेटा, डिक्लाइन कर जाएगा, ये नहीं कर जाएगा, है ना। अगर हमारे पास इनकम ही नहीं है, अगर हमारे पास इनकम आ ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिक है धीरे धीरे आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होता जाएगा। जो आपकी जितनी मेन जरूरत है उसके अलावा जो बाहरी खर्चे हैं उसको क्या कर लोगे, कंट्रोल करोगे। लॉकडाउन में यही हुआ था, ये नहीं हुआ था कि आप लोग नई नई फरमाइशें बोलते थे, बाबूजी बोलते जा ढूंढ के ले आ, मिल जाए तो। भाई जब दुकान सभी बंद है तो मिलेगा कहाँ। पापा चिप्स खाने का मन है, बेटा जीवा पे कंट्रोल रख, घर का बना हुआ खाना खा। ये क्यों हुआ था कि भाई सभी चीजें बंद थी, तो इनकम भी क्या हो गया होगा लोगों का, कम हो गया। आप देखते हो ना कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी इनकम 5,000 है, 5,000 है, क्योंकि 2020 हमें अच्छी तरीके से याद है कि पूरे साल में हमारी इनकम 60,000 रुपए हुई थी। भले बच्चे मैंने 500 से ऊपर पढ़ाया था, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, बोले सर बच्चे के पास पैसे नहीं है। मैंने यार जाओ दान ही समझो, जितना आपने मन से होगा दे देना। क्योंकि हमें भी क्या था, घर से बैठे एक साथ ही सबको पढ़ा लेते थे, 1-1.5 घंटा पढ़ाया, फिर दिन भर आराम से भोजन पे लगे रहते थे। तो भैया अगर इनकम कम हुआ है तो सबका कम हुआ है ना, तो हम कौन सा समाज से बाहर है। अब बताओ पूरे साल में 60,000 हुआ, तो कौन सी ज्यादा इनकम हो गई भाई, क्या होगा उससे। उतने का तो मैं स्वीटी सुपारी खा जाऊं, उतने का पान खा जाऊं भाई हम तो क्या इसका इंपैक्ट नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां पर हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, सभी चीजों को होल्ड बैक करना। लेकिन फिर 2021 आया, मजा आया, फिर दोबारा लॉकडाउन आया, सजा आया। कुछ ही दिनों के लिए, उसमें तो कुछ ही दिन तक रहा था, फिर तो खुल ही गया था। उसके बाद आराम से जिंदगी फिर जो है रिलैक्स भरी चलती जा रही है। पता नहीं फिर भगवान कब क्या चाहेंगे, है कि नहीं। जब भी पता चलता है कोई वायरस आ रहा है तो नजर में एक ही आता है, फिर से तो कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं। और चाइना जिस दिन हाईलाइट आता है ब्रेकिंग न्यूज में, उस दिन लगता है बस गया, तू स्थिर रह भाई, तेरा टिकना ज्यादा जरूरी है नहीं। चलो तो लिखिएगा इसमें लास्ट, क्योंकि भाई अब जो है ये खत्म होकर के फिर अब डिप्रेशन का फेज आएगा, ये नहीं आएगा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड। बेटा देख लो आगे ऊपर में हमेशा कॉन्ट्रेक्शन लिख रहा था, अब किस पे आ गया हूं, क्योंकि मिनिमम पॉइंट की तरफ गए ना। और ट्रेड लाइन जो है हमारा नॉर्मल ट्रेंड जो है, उससे नीचे जैसे ही जाते तो रिसेशन बोला था ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कि हम नाम क्या दे दिया गया उसका, क्योंकि अब ये नेगेटिव जा रहे, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे भी क्या हो जाना, कम हो जाना। अगर एक्चुअल के ऊपर था और कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू में कमी हो रही है। लेकिन अब वैल्यू क्या जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था, रिसेशन नाम दिया गया था। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड इकोनॉमी इनटू द फेज ऑफ डिप्रेशन। और जहां पर अब जाएगा वो फेज किसके नाम से जाना जाएगा बेटा, डिप्रेशन के नाम से जाना जाएगा। तो डिप्रेशन का मतलब अब क्या हो गया, सबसे बेकार स्थिति। समझने का मतलब यही है बस भाई, जहां पर जो है इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ जो रेट जो नेगेटिव हो जाए। देखे थे ना कोरोना के दरमियान कितना था, -23.9%। पहुंच गया था ही नहीं पहुंच गया था। अब ये नेगेटिव हो गया तो क्या इसको बढ़ोतरी कहेंगे, तेजी से साफ होना। अपने बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस याद करते रहो प्रभु, बस किसी तरह ये दिन कट जाए। यही तो होता है, यही तो है डिप्रेशन। आप देखते हो ना कि बहुत सारे आजकल लोग जो हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो बाद में निकल के क्या आता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। मतलब अब इससे बेकार स्थिति उसकी जिंदगी में नहीं हुआ होगा ना, तभी तो उसने ये कदम उठाया। अब इससे बेकार स्थिति उसकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। तो उसी तरीके से बिजनेस कोई अगर शट डाउन कर रहा है तो खुशी खुशी थोड़ी ना किया होगा। अब वो क्या बोलेगा, भाई अब हमारी हिम्मत जवाब दे रही है, अब हम इससे ज्यादा नुकसान
नहीं झेल पाते हैं। और यही मार्केट में हमने बताया था नहीं शट डाउन पॉइंट में, अगर किसी बच्चे ने पिछली बार हमसे पढ़ा होगा तो हमने देखा होगा 4 अलग अलग केस करके समझाया था, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। अभी भी आप लोगों को पढ़ाएंगे तो हम केस वो लिखवाएंगे कि भाई ये हमारा क्या हुआ था कि जो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है भाई, तो ऐसा काम क्यों करना। अब मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो चलो भाई यहां पे रेंट नहीं लग रहा, अपना बिल्डिंग है तो रेंट नहीं लग रहा है, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, जो टीचर को पेमेंट दे रहे हैं वो पेमेंट, जो नेट वगैरह का एक्सपेंडिचर है वो, और चूंकि आप हैं तो स्टाफ है, स्टाफ का खर्चा कम से कम ये भी तो निकलना चाहिए, ये नहीं निकलने। और ये भी ना निकले तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ना ताला बंद कर, छोड़ दे, बंद रहेगा, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। तो डिप्रेशन ये सिचुएशन है। अब इससे बेकार स्थिति आपकी नहीं हो सकती। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अब वो कांस्टेंट या बढ़िया नहीं होगा, एकदम गर्त में पहुंच चुका होगा, एकदम माइनस में जा चुका होगा। तो वो हमारा कौन सा स्टेज कहलाएगा बेटा, डिप्रेशन या थ्रो का सिचुएशन कहलाएगा। तो लिख ले चौथा भी हम लोग। समझ में आवत हो कि ना रे बुआ, आवत है। कितने बच्चों को मैथिली या भोजपुरी समझ में नहीं आती? 1 2 3 4 5 6 7। तो रे सर खाली मैथिली भोजपुरी बोलता नहीं समझ में आता। 7 8 बच्चे हैं ना। चलो, लेकिन फिर बीच में मजा भी आता होगा सुनने में कि अलग लैंग्वेज मिल रहे हैं। होता है कुछ अलग अलग रहे। और इतना टफ वाला तो बोलता भी ना कि समझ में ना आए। किसी दिन प्योर मैथिली में पढ़ा दूंगा, फिर बात करूंगा समझ में आया कि नहीं। नहीं बेटा 5 मिनट के बाद बाहर मिलोगे अंदर क्या चल रहा है पता नहीं। नहीं, यूट्यूब पे एक वीडियो है मेरी, मैथ्स में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था, उसमें लगभग 15-20 मिनट तक मैंने मैथिली में पढ़ाया हुआ है। क्या नहीं होगा, अब उतना कौन ध्यान में रखे यार, एक वीडियो लेकिन पढ़ा हुआ। और इसे तो हर वीडियो में मेरी जो है ना कुछ देर के लिए तो मैथिली या भोजपुरी शब्द का इस्तेमाल होता है। नहीं मैथिली भी बोलता हूँ भाई। चलो मिथिलांचल के ब्राह्मण है तो मैथिली ना बोलेंगे। चलिए तो चौथा कौन सा हमारा सिचुएशन है बेटा, डिप्रेशन। क्या हुआ? नहीं भाई है तो कैसे नहीं हुआ। चलिए जी बेटा, कहता है बेटवा, डिप्रेशन इज द सेवर फॉर्म ऑफ रिसेशन। कि डिप्रेशन जो है बेटा रिसेशन का सबसे निचला स्तर है, रिसेशन का सबसे निचला स्तर है, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बेटा, सबसे बेकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात होगी। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल growth rate becomes negative, national income and expenditure declines rapidly,
डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज decreases, prices are at their lowest and decline rapidly, forcing firms to shut down several production फैसिलिटीज। भाई जब अब इतनी स्थिति हो गई तो हमें कुछ सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करने की नौबत आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज द fall in the interest rate large number of bankruptcies दिवालिया घोषित हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना है कि नहीं, डिफॉल्टर हो जाना, लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज एंड लिक्विडेशन significantly reduce the magnitude of trade and commerce। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिप्रेशन का सिचुएशन हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन का सिचुएशन होगा ना, तो वो ध्यान लेकर के करने की जरूरत है। ओके कर लोगे बेटा। तो बताओ कितने तरीके का फेज, कौन कौन सा, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और बेटा हमेशा ये याद रखना कि जब भी इसका ऑर्डर दोगे ना इसी तरीके से, पहले एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, और फिर कौन सा आएगा हमारा, डिप्रेशन वाला सिचुएशन आएगा। उसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे। तो क्या ये इसको ध्यान में रख लोगे, पक्की वाली बात बोलो। लेकिन कहते हैं ना बेटा मजा तो यहां पर आएगा नहीं, सब मोह माया वाली बात है भाई। और अगर मोह माया वाली बात हो तो कैसे काम चलेगा, चलेगा क्या। अब इसमें आता है कि अगर मान लीजिए कि ये बिजनेस में उतार चढ़ाव वगैरह वाली बात है तो कुछ ना कुछ हमें हिंट्स मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, कुछ ना कुछ हिंट्स मिलता होगा। अब ये हिंट कैसे मिलता है जरा उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अब उसके बारे में अगर बात करें तो कैसे आएगा। तो बेटा एक बताओ, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने लाल बत्ती आती है। अब लाल बत्ती के टाइम में आप क्या करते हो, उसके सिग्नल की लाइट को देखना पड़ता है या नहीं देखना पड़ता है, ग्रीन है, रेड है या फिर येलो है, ग्रीन है, रेड है या येलो है, उसके बेसिस पर आप अपनी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते। अब अगर मान लो सामने हमें रेड लाइट दिख रहा है तो क्या गाड़ी फुल स्पीड से निकालोगे, हट मस्ती में जाएंगे क्या, और ग्रीन देखेंगे तो अचानक से ब्रेक लगा के रुक जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। ग्रीन है तो एकदम मदमस्त हाथी की तरह चलते रहेंगे, लाल है तो रुक जाएंगे, येलो है
तो अगल बगल देख के तब आराम से प्यार से निकलेंगे। इस तरीके की बातें होती है नहीं होती? इस तरीके का काम होता है या नहीं होता? तो यहां पर भी ऐसी ही चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पर भी क्या करना होगा? ऐसी ही चीजों को ध्यान में रखना है। There are three types of indicator. There are three types of indicator. There are three types of indicator. पहला, लीडिंग इंडिकेटर। बेटा लीडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि अगर कोई भी इकोनॉमिक चेंजेज होने वाला है और उससे पहले ही आप उसके लिए तैयार बैठे हुए हो, मतलब पहले से आपको पता चल जाए आपको क्या करना है नहीं करना है, ये आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो आप औरों से आगे होंगे या नहीं होंगे? जैसे हम लोग सीएम में अर्ली बर्ड जो स्टार्ट करते हैं, अब अर्ली बर्ड में क्या है कि एग्जाम देने के बाद 1 महीने का पढ़ने का टाइम मिल जाता है। अब जो बच्चा 1 महीने पढ़ रहा होगा वो औरों से आगे होगा या नहीं होगा? औरों से अलग होगा या नहीं होगा? तो ये किसके अंतर्गत? लीडिंग इंडिकेटर। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आता है क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब रिजल्ट आया और क्लास स्टार्ट, अर्थात साथ साथ बदलाव। तो इसको कहते हैं बेटा कोइंसिडेंट इंडिकेटर या साइमल्टेनियस इंडिकेटर, जहां पर साथ साथ चेंज हो। लेकिन कुछ लोग, अरे सर अभी तो रिजल्ट ही आया है, रुको 10 दिन आराम तो कर लेने दो फिर करेंगे, मतलब लगता है कि अब मजबूरी है कि पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब इकोनॉमिक चेंज हो जाने के बाद लगता है कि हमें भी बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? लैगिंग इंडिकेटर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होने वाला है, उससे पहले हम चेंज होकर के बैठे हुए हैं, लीडिंग इंडिकेटर। इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हुआ, साथ साथ हम भी बदल गए हैं, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। और इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हो चुका है, अब हमें भी चेंज होने की जरूरत पड़ेगी, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? लैगिंग इंडिकेटर। तो ये तीनों चीजें याद रख लेंगे। तो लिखिए लीडिंग इंडिकेटर के अंतर्गत बेटा, इट इज measurable economic factor that changes before the economy starts to follow a
particular pattern or trend variables that changes before the real output change, however, indicators are not always accurate and experts disagree on the timing of these leading indicators. तो देख रहे हो बेटा कि भाई क्या होना चाहिए, बदलाव से पहले ही हम लोग वहां पर क्या करें, उन चीजों को फॉलो करने के लिए बैठे हो तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, लीडिंग इंडिकेटर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, वो हमारा लीडिंग इंडिकेटर के अंतर्गत आएगा। लीडिंग इंडिकेटर की बात करेंगे हम लोग। ओके, लिख ले सबने यहां तक। दूसरा कौन सा बेटवा, कोइंसिडेंट। ऑर्डर उसी तरीके से, पहले हमने लिखा पहले, फिर साथ साथ, तब ना बाद में। ऑर्डर हमेशा ऐसे ही फॉलो करना है। ऊपर में भी हमने ऑर्डर इसी पे बढ़ा, हाईएस्ट गया, कम हुआ, तब ना नेगेटिव। ठीक है, तो ऑर्डर यही फॉलो करना है आपको। तो दूसरा लिखिएगा बेटा, कोइंसिडेंट और कनकरंट इंडिकेटर। साथ साथ, तो इसका मतलब यहां पर हमने क्या बोला था बेटा, ऊपर वाले में ग्रीन सिग्नल, ऊपर वाला क्या हो गया, ग्रीन सिग्नल ना, कि इकोनॉमी कोई भी ट्रेंड को फॉलो करेगा और उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रेंड को फॉलो कर लेंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, लीडिंग इंडिकेटर ना। किसके अंतर्गत आ जाएगा वो, हमारा लीडिंग इंडिकेटर के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा था लीडिंग। कोइंसिडेंट में क्या बोला हमने, साथ साथ ना, तो लिखिएगा बेटवा, इट कोइंसाइड्स द, या कोइंसाइड्स और अकर्स simultaneously या alongside, along with, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, साथ साथ। तो occurs simultaneously with the business cycle movements. It gives information about the rate of changes of the expansion or contraction of an economy more or less at the same point of time it happens. तो देखो बेटा क्या बोला हमने, एट द सेम पॉइंट ऑफ, अर्थात साथ साथ, कि जब भी ये बदलाव हुआ तो साथ साथ हम लोग उसके चेंजेज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा हमारे पास,
कोइंसिडेंट इंडिकेटर के अंतर्गत। ओके, तीसरा लैगिंग इंडिकेटर ना बेटा, कि भैया अब तो इकोनॉमी में बदलाव हो चुका है, अब लग रहा है कि हमें भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिखिएगा बेटवा, चेंजेज in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred. Variables that changes after the real output changes। क्या लिखा बेटा हमने, या फिर पैटर्न हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि घटनाएं घटित हो गई हो और अब लगता है कि हमें भी करना चाहिए। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा ये हमारा लैगिंग इंडिकेटर। किसके अंतर्गत आएगा वो हमारा लैगिंग इंडिकेटर। तो तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, इसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एक में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चेंज होने से पहले की बात कर रहे हैं, एक में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चेंज के साथ साथ बात कर रहे हैं, और एक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो चुका उसके बाद की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये तो तीन तरीके का इंडिकेटर हो गया। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस साइकिल का कारण क्या है। तो इसमें दो तरीके की बात आती है बेटा, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हो गया इंडिया के अंतर्गत कोई भी पॉलिसी चेंज हो रही है तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो पूरा देखो कहने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन चूंकि इंडिया के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, इंटरनल। लेकिन अगर विश्व में कोई भी इंपैक्ट हो और उसके कारण हमारे ऊपर प्रभाव हो तो क्या होगा भाई। ट्रंप कनाडा के लिए या फिर चाइना के लिए ट्रेड वगैरह में कोई बदलाव कर रहा है, प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है ये नहीं पड़ रहा है, तो सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा। तो किसके अंतर्गत आएगा ये हमारा। तो दो तरीके की बातें आती है। तो हेडिंग दीजिएगा बेटा, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो कितने तरीके के कॉज बेटा, कौन कौन से, इंटरनल और जो इंटरनल होता है ना बेटा इसको कहते हैं एंडोजीनियस फैक्टर, और जो एक्सटर्नल होता है इसको कहते हैं बेटा एक्सोजीनियस फैक्टर। एंडो का मतलब इंटरनल, एक्सो का मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, अगर हम इंटरनल कॉजेज की बात करें तो क्या आएगी बात, तो उसी को चलिए दोनों को यहां पर लिख लिया जाए एक साथ। कहता है इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल are those
cause which are generated within the nation itself and are not international in character। तो हमने बोला था ना कि अगर इंडिया में कोई भी बदलाव होगा, क्या लिखा बेटा हमने, विद इन द नेशन इटसेल्फ, अगर इंडिया में कोई भी बदलाव हो रहा है उसके कारण अगर हमारे ट्रेड के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, इंटरनल कॉज के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वैश्विक की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, तो लिखिएगा एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल आर दोज cause which are generated out of the nation and are international in character। यही बात आपको ऊपर समझाया था बेटा हमने, ओके, कि अगर कहीं पर विद इन द इंडिया होगा, विद इन इंडियन इकोनॉमी होगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताओ, इंटरनल। लेकिन अगर हमारा आउट ऑफ द नेशन होगा, आउट ऑफ द नेशन, या कहते कि इंटरनेशनल कैरेक्टर का होगा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा। तो दो तरीके की बातें होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसमें सिर्फ नाम लिख लेना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ नाम रख लेना कि कौन कौन सा है, बाकी और कुछ भी आपको याद रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, पूरे भारत की बात हो रही है नहीं हो रही बेटा, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी बदलाव होगा तो भाई पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। अगर कभी पूछ दे कि बताओ भाई प्राइमरी कॉज क्या है, तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, भाई इन्वेस्टमेंट में बदलाव होगा तो अपने आप दिख जाएगा ना, अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ ना कुछ बात हुई। तो जैसे ही लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो इसका मतलब बिजनेस साइकिल में कुछ ना कुछ बदलाव पड़ा है, तो वो भी बातें हम लोग यहां पर मेंशन कर लेंगे। फिर कहता है बेटवा, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार भाई अपने खर्चे में कटौती वगैरह करेगी तो वो भी दिखाएगा ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, लार्ज स्केल पे पूरे इंडिया के लिए कोई पॉलिसी में बदलाव हुआ है, वो भी किसके अंतर्गत, मनी सप्लाई,
तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? इंटरनल कॉजेज के अंतर्गत। और लास्ट लिख लीजिएगा बेटा साइकोलॉजिकल फैक्टर। हमें लग रहा है कि हाँ आजकल स्थिति ठीक नहीं है, ये वो फलाना ढिमका, तो कहते हैं ना कि माइंड जैसा सोचता है उसी तरीके का हम एक्टिविटी करते हैं। अब लगेगा कि यार आजकल बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, तो आप ऑटोमेटिक अपना लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो ये भी साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं ये भी किसके अंतर्गत आएगा? इंटरनल फैक्टर्स के अंतर्गत। ओके, अब दूसरा हमारा क्या है बेटा? एक्सटर्नल। तो चलिए एक्सटर्नल में भी लिख लीजिए। कहीं पर युद्ध हो रहा है, रसिया और यूक्रेन, देख रहे हो बेटा क्या हालत है हर जगह की। कहीं भी कोई भी वार हो, इंपैक्ट पूरे विश्व के ऊपर होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो सभी अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इंपैक्ट होगा ही नहीं होगा। जैसे रसिया और यूक्रेन का जो है युद्ध चल रहा है, तो उसका इंपैक्ट अडानी के ऊपर ज्यादा हो रहा है, और अडानी के ऊपर हो रहा है तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी हो रहा है, क्योंकि उसका पोर्ट वगैरह का ज्यादा बिजनेस है वहां पर, तो प्रभाव तो पड़ेगा ना भाई। वार्स हो गया। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, भाई युद्ध के बाद वहां पर निर्माण वगैरह का कार्य वगैरह चलता है, तो ये भी एक तरीका, अगर युद्ध नहीं हुआ तो ये क्या यहाँ पर हमारी वो इतनी इकोनॉमी इन्वॉल्व होती क्या? नहीं होती। पहले इकोनॉमिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर टॉपिक हुआ करता था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ा भी होगा पीपीसी के बारे में, है कि नहीं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व को, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को, उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन था, है कि नहीं? इकोनॉमी में बदलाव की बातों को बताना। फिर लिखिएगा बेटा टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। देखते हो ना कभी कभी फेसबुक ठप हो जाता है, इंस्टा ठप हो जाता है, एक्स ठप हो जाता है, पूरे इकोनॉमी के ना ऊपर प्रभाव पड़ता है, पूरे विश्व में ना इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ समय पहले जो है कुछ सेकंडों के लिए गूगल का सर्वर पूरा पूरा फेल हो गया था, तो दिक्कत आई थी या नहीं आई थी? तो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स अगर आएगा तो सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। नेचुरल फैक्टर्स, भाई ये जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह हैं, और सबसे आजकल पता है दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा? दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, बेसिक समस्या है भाई, इसमें सिर्फ हमारा योगदान नहीं है, पूरे विश्व का योगदान है। सिर्फ इंडिया का है बदनाम कर रहे, पूरे विश्व का योगदान है, सभी बर्बाद कर रहे हैं भाई। तो इन सब के कारण क्या होगा बेटा? कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल ऑपरेट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो कॉजेज क्या है? इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स लिख लेना, नोट 1 नोट 2 करके लिखवा देता हूं कुछ डेफिनेशन वगैरह, ताकि अगर बाय चांस क्वेश्चन पूछता है, और एक पर मैं स्टार लगाऊंगा, वो तो हर अटेम्प्ट लगभग पूछता ही पूछता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछता है, एक वो पूछता ही पूछता है, तो वो भी कर लेंगे हम लोग। लिख लीजिए बेटा नोट 1। कहता है अकॉर्डिंग टू पीगू, पीगू का मतलब बेटा एसी पीगू, नाम तो पूरा याद रख लोगे ना या लिखना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू पीगू, मॉडर्न बिजनेस साइकिल या एक्टिविटीज are based on the anticipations of business community
and are affected by waves of optimism और पेसिमिज्म। कि भाई देखो आजकल हुआ क्या ना कि कुछ बड़े बड़े लोगों के हाथ में चंगुल में फंसा हुआ है। अभी जैसे मैंने नाम लिया कि भाई वहां इंपैक्ट हुआ तो अडानी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, अडानी के ऊपर इंपैक्ट होगा तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो देख रहे हो ना कुछ ही लोगों के हाथ में है, ये नहीं है, तो उसके कारण भी ये प्रभाव पड़ सकता है। ये किसने कहा था बेटा? एसी पेगो ने। दूसरा, अकॉर्डिंग टू समटर्स, SCHUMPETERS, और ये इस पर स्टार लगा देना, हर अटेम्प्ट पूछता है इसका क्वेश्चन। इनोवेशंस थ्योरी ट्रेड साइकिल्स occurs as a result of innovations which take place in the system from time to time। इस पर स्टार बेटा लगा लेना, ये हर अटेम्प्ट पूछता है। और इसमें जब भी किसी इकोनॉमिस्ट का आंसर क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा आंख बंद करके इसमें लगा देना आंसर, यही होता है। ठीक है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू हॉट्रे trade cycle is purely monetary phenomena। किस टर्म में देखते बेटा हम लोग? मनी के टर्म्स में। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए मनी के टर्म्स में, अगर इनोवेशंस के टर्म्स में आए तो समटर्स, और अगर मनी के टर्म्स में आए तो हॉट्रे, यही दो पूछता है। और तीसरा ना पिगू के बारे में कभी पूछेगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए इस टॉपिक का, बाकी खत्म करेंगे, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। द कॉबवेव थ्योरी propounded by Nicholas Kaldor holds that business cycle result from the fact that present prices substantially influence the production at some future date। तो आपको इसमें से सिर्फ दो ही तरीके का क्वेश्चन आएगा, या तो समटर्स का आएगा या फिर हॉट्रे का आएगा। अगर इनोवेशन वाली बात आएगी तो कहां पर आएगा बेटा? समटर्स का आएगा। और अगर मॉनेटरी फेनोमेनन की बात करेगा तो किसकी बात करेंगे बेटा? हॉट्रे। इसके अलावा कोई और इकोनॉमिस्ट का इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस यही दो बातें आपको क्या करनी है बेटा? याद रखने की जरूरत पड़ेगी। यही कहानी थी हमारी बिजनेस साइकिल का, व्यापार चक्र की यही बातें थी, इसी को ध्यान में रखना है। ओके, कर लोगे?
बोलो बेटा। तो एक दिन में निपट गया या नहीं निपट गया ये? फास्ट ट्रैक में तो बेटा स्पीड तो वही रखनी पड़ेगी ना। हाँ 1.5 घंटा के आसपास हुआ है। ठीक है, तो इसको कर लेना। फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे 1 घंटा 25 मिनट 32 सेकंड में ये टॉपिक खत्म हुआ है। ठीक है।